Hey guys, welcome back to the channel. पूजा नारंग फिजिक्स क्लासेस में सीटेट से रिलेटेड स्ट्रेटजी में हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद आज का जो नया वीडियो है दैट बिलोंग्स टू अगेन सीटेट एग्जाम। डेट क्या है इसकी 20 अगस्त। और एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद है इसके 5 सेक्शंस रहेंगे। हमें स्कोर करना है 90+, जिसमें से फर्स्ट हमारा रहेगा जो हमें तैयारी करनी है यहाँ पे मेरे साथ, वो है साइंस और उसकी पेडागोजी। और उसके साथ ही हम करेंगे मैथ्स एंड इट्स पेडागोजी। ओके। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि 3 बुक्स हमें स्टडी करनी है क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है। उन्हीं बुक्स के बेस में आपका यहाँ तैयार करने वाली हूँ, और उसके साथ सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो मेरा प्लान है, वो कैसे रहने वाला है। लाइक दिस। जैसे क्लास 6 में और क्लास 7 में और एक क्लास 8 में एक कॉमन चैप्टर है लाइट। लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन के नाम से है 6 में। और वैसे जो कॉमन टॉपिक है दैट इज लाइट। तो हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसी चैप्टर को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इकट्ठा। मीन्स 1 या 2 वीडियोज इसमें लगेंगे, बट तीनों क्लासेस का हम एक साथ कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंटेंट क्या रहेगा, लाइट एंड शेडो, रिफ्लेक्शन, laws of reflection, reflection from plane mirror, spherical mirrors, refraction, image and formation of image in various cases। इसके साथ जो कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, सिंपली लाइक डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और साथ में सेकेंड एक और है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। जैसे कि कुछ रीजंस, कुछ चीजें होती है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनबो क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का रिजल्ट होता है रेनबो का बनना। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ होती है, स्काई का कलर ब्लू किस लिए दिखाई देता है, ब्लू स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस तरह से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं लाइट से रिलेटेड, जो कि हम इसके साथ ही स्टडी कर लेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले लाइट होती क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एनर्जी, दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। साइट मीन्स दिखना किसी चीज का। तो सेंसेशन ऑफ साइट कौन प्रोड्यूस करता है, लाइट। और लाइट क्या है, एक एनर्जी। ओके, दैट अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और इसी की वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मींस जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट होती है तो उसे क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके। एग्जाम्पल क्या है इनके, सन, कैंडल, बल्ब। मीन्स जो सन है, सन की खुद की लाइट होती है। सेम वे में कैंडल है, कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं तो कैंडल की भी खुद की लाइट होती है। और बल्ब, बल्ब को भी जब हम बर्न करते हैं, सॉरी, लाइट अप करते हैं, जगाते हैं, तो उसकी भी खुद की लाइट होती है। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक वर्ड जो कि मिस हो गया है, वो आप प्लीज नोट कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है ये, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ रॉन्ग है, इट इज नॉट बल्ब हियर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, चेयर। लाइक ये कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो मिस्टेक होगी। तो चेयर, टेबल, मून, मून सही लिखा हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स कोई भी चीज है आपको दिखाई कैसे देती है, जब भी किसी सोर्स से वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं
यहाँ पे कुछ प्लेट रखी हुई है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये प्लेट आपको दिखाई कैसे देगी? जब लाइट आएगी लाइट के सोर्स से, इस पे टकरा के वापिस जाएगी रिफ्लेक्ट होके, आपकी आईज के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तब आपको ये जो चीज है, ये प्लेट जो है दिखाई देने लगेगी। ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये। और ये दिखाई कैसे देते हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? ग्रास, सॉरी ग्रास नहीं, क्लियर ग्लास। एक साफ सुथरा जो क्लियर ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो अक्सर विंडोज में लगा होता है, तो वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। उसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। मीन्स पार्शियली जो लाइट है वो उनसे पास हो जाती है। इसका एक एग्जांपल है लाइक ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर। मीन्स जिनमें से जो लाइट है वो पार्शियली पास होती है, एंड वी कैन नॉट सी थ्रू देम क्लियरली। एंड वी कैन नॉट सी थ्रू देम क्लियरली। हम उनमें से क्लियरली नहीं देख सकते। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, ग्राउंड ग्लास लाइक घिसा हुआ ग्लास। ओके, बटर पेपर। बटर पेपर आपने देखा होगा, वो यूज होता है लाइक मिठाई के नीचे यूज होता है, उसमें से हम पार्शियली देख पाते हैं। ये नॉर्मल एग्जांपल है जो आपने देखे होंगे। जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, जब वो घिस जाता है तो हम उनमें से क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पूरी तरह पास नहीं होती, मीन्स पार्शियली पास होती है, और हम उनमें से प्रॉपरली क्लियरली नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, दैट डू नॉट अलो एनी लाइट टू पास थ्रू देम। वो अपने में से, मतलब उनके खुद के अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। एंड वी कैन नॉट सी थ्रू देम। हम उनमें से बिल्कुल भी देख नहीं सकते क्लियरली। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स में से देख नहीं सकते, तो इनका एग्जाम्पल क्या है? लाइक एक चेयर या वुड। ओके, और जो कपड़े होते हैं सॉलिड कपड़े, लाइक सोफा कवर हो गया आपके घर पे, या कुछ भी और चीजें हो जाती हैं लाइक प्लास्टिक। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं, इनके थ्रू, जिनके थ्रू हम नहीं देख पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है। और ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ, ये क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपके नोट में कोई है, किसी को लगता हो लाइक देखना चाहिए, देन दे कैन शेयर द वीडियो। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसका जो एक इफेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने आपसे
शेयर भी किया था। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सन से हमारे पास लाइट आ रही है। ओके, तो लाइट जब सन से यहाँ तक आती है तो उसके बीच में वहां पे कोई मीडियम नहीं होता, लाइक इट्स वैक्यूम। बट स्टिल लाइट जो है यहाँ पर पहुंच जाती है हमारे पास। ओके, क्यों? क्योंकि लाइट को कोई मीडियम ट्रेवल करने के लिए नहीं चाहिए। बट अगर साउंड की बात करें तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर कहीं पे वैक्यूम है, जैसे कि मून की बात करें, तो मून पे अगर कोई हथौड़ा गिर जाता है या कोई और चीज गिर जाती है तो वो आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। उसका रीजन ये है कि वहां पे कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, और जो साउंड है वो बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती। और हमारे पास क्या है इस टाइम? लाइट। तो लाइट बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए वो सन से, मून से, स्टार्स से हमारे पास पहुंच जाती है। ओके, नेक्स्ट इज लाइट शोज रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, मींस किसी सरफेस से टकराकर आ जाती है। बाकी आगे आपको क्लियरली पता लग जाएगा लाइट क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है एक्चुअली। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्रैक्शन भी शो करती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर, या जनरली एयर कह देते हैं हम, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। बट ऐसा कहाँ होता है? वैक्यूम में। हर मीडियम में लाइट की स्पीड यही नहीं होती। ओके, इट इज जस्ट इन वैक्यूम। इसके बाद आती है शेडो। शेडो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरे पिछले वीडियो में, वो इसी के बेस पे था कि शेडो के बारे में क्या क्या चीजें ट्रू हैं। शेडो, शेडो इज अ डार्क एरिया और शेप दैट फॉर्म्स व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट। देखिए, जब भी शेडो, सबसे बड़ी बात शेडो क्या है? शेडो मीन्स परछाई। आपने अपनी परछाई देखी होगी डेली लाइफ में। वो कब होती है? जब हम किसी लाइट के सोर्स के आगे खड़े हो जाते हैं, रोशनी की, कोई जो ऑब्जेक्ट आपको रोशनी दे रहा है जैसे कि बल्ब या ट्यूब, अगर हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारे बैक साइड में एक डार्क पैच क्रिएट हो जाता है। ये जो डार्क पैच होता है, हम इसको क्या कहते हैं? हमारी परछाई बन रही है, मीन्स हमारी शेडो बन रही है। ओके, तो शेडो होता क्या? एक डार्क एरिया, एक डार्क पैच या एक डार्क शेप, जो कि कब बनती है? जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर लेता है। इट इज एसेंशियली द एब्सेंस ऑफ लाइट कोज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कोई हर्डल आना, कोई रुकावट आना। ओके, जब भी लाइट के रास्ते में, देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट एक्सप्लेन इट हियर। यहाँ पे लाइट आ रही है। ओके, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है वो लाइट, और उसके रास्ते में आपने कोई भी एक प्लेट या कुछ भी लगा दिया। ठीक है, तो अब जो लाइट है जो यहां से जा रही थी वो तो जाती रहेगी सीधा, ठीक है। बट जो आपकी प्लेट है, उसने क्या किया? इस पोर्शन में जहां जहां आपकी ये प्लेट है, या जो भी आपने ऑब्जेक्ट अड़ाया है रास्ते में, एज एन ऑब्स्ट्रक्शन उसको रखा है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसकी लाइट को, यहां से आने वाली लाइट को रोक लेगा। अब जब ये इस लाइट को रोक लेगा तो कुछ एरिया ऐसा होगा यहाँ जिसमें ये लाइट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और उस एरिया में यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी? शेडो। ओके, तो शेडो क्या हुआ? एक डार्क एरिया। और ये होता क्या एग्जैक्टली? एब्सेंस ऑफ लाइट कोज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन। मींस लाइट के रास्ते में कुछ आ गया और लाइट जो ये वाली थी यहाँ पे रुक गई या रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे एक डार्क पैच बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी, या फिर आसपास वाले एरिया के कंपैरिजन में क्या थी? कम थी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक शेडो। लाइट की शेड, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो बनती क्यों है? बनती है ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, क्योंकि लाइट जो है वो सीधी ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। देखिए, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल ना करती, कर्व हो जाती, कहीं से मुड़ जाती, ठीक है, तो शेडो कभी नहीं बनती। मान लो लाइट आ रही है यहाँ से और वो इस तरह से,
कर्व होके इस जगह पे पहुंच जाती। फिर से बना लेते हैं डायग्राम एक बार। कुछ भी आपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, लाइट यहाँ से टकराई और यहाँ से इस तरह से कहीं भी पहुंच जाती, कर्व होकर मुड़कर, ठीक है, तो इस तरह से कर्व हो जाती। तो क्या होता, तो जहां पे भी उसके सामने कोई भी एरिया आया इस ऑब्जेक्ट के बाद, वहां पे अंधेरा नहीं होता, ओके, वहां पे उसकी कोई शेडो नहीं बनती। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर होगा। वो सिंपल सा कंसेप्ट है शेडो का, परछाई का, जो कि हम सब ने रीड किया हुआ है, ठीक है। और सच तो ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक। चलिए चलते हैं। ये कंसेप्ट बेसिकली आप याद रखिएगा कि शैडो बनती क्यों है, ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। Conditions required for the formation of shadow. It is really, really, really very important concept. Okay, important. क्या क्या conditions चाहिए shadow के बनने के लिए? First one is source of light. Second one, object blocking the light. Third one, relative positioning. And the fourth one, surface for shadow projection. ठीक है, तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी, किसी जगह पर अंधेरा होगा कंप्लीटली, ठीक है, तो उस केस में शेडो नहीं बनेगी। जब तक हमारे आसपास लाइट है, हमारे पास लाइट का कोई सोर्स है, तब तक ही हमारे पास क्या होगा, लाइट की, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो बन पाएगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक नहीं करेगा, तो वहां पे उसकी शेडो नहीं बनेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि लाइट यहाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ओके, तो अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है, ठीक, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, लाइट अपना स्ट्रेट चलती रहेगी, चलती रहेगी, जाती रहेगी, तो कहीं पे अंधेरे जैसा रास्ते में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में आ जाती है, तो उसके पैरेलल कुछ डार्क क्रिएट हो जाएगा जहां पे लाइट नहीं पहुंचेगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वहां पे शेडो क्रिएट हो गई। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ही ना, ठीक है, तो लाइट अपना स्ट्रेट चलती रहेगी और कोई भी शेडो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। An object or an obstacle needs to be present in the path of light rays emitting by the light source, ठीक है। ट्रांस द ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, ओपेक होना चाहिए या फिर ट्रांसल्यूसेंट, इनफ टू ब्लॉक और पार्शियली ब्लॉक द लाइट। मीन्स ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट जरूर ब्लॉक की जानी चाहिए, रोकी जानी चाहिए, अदरवाइज शेडो नहीं बनेगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्लास, मीन्स जो क्लियर ग्लास होता है उसकी कोई शेडो नहीं होती, क्योंकि उनमें से लाइट का जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो क्या होता है, उसमें से पास हो जाता है, वो लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी शेडो नहीं बनती, ठीक है। इसके बाद है रिलेटिव पोजीशनिंग, ये आगे आएगा, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं सरफेस फॉर शेडो प्रोजेक्शन। शेडो को प्रोजेक्ट करने के लिए, मीन्स जहां पे आप अपनी शेडो को ऑब्जर्व कर सको, देख सको, लाइक अ स्क्रीन, हमें एक सरफेस चाहिए होगा। अ सरफेस इज नीडेड टू प्रोजेक्ट द शेडो। दिस कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि वॉल, फ्लोर, और कोई भी एक स्क्रीन। तो ये काम आती है शेडो को प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे आपकी शेडो जनरली दीवार पर या फिर जहां आप खड़े होते हैं फ्लोर पर दिखाई देती है, ठीक है। इससे पहले एक जो फैक्टर था, रिलेटिव पोजीशनिंग, पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स मैटर करती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड सरफेस वेयर द शेडो इज कॉस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेडो फॉर्मेशन में। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लाइट सोर्स और सरफेस के बीच में ही होना चाहिए, ताकि ये लाइट को ब्लॉक कर सके। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, आपका बल्ब है, ठीक है, कोई भी एक बल्ब है, ठीक, तो अगर यहाँ से लाइट आ रही है, क्लियर, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं है ऊपर, या किसी दूसरे रूम में, या कहीं और, तो शेडो ऑब्जर्व नहीं होगी। हमें जहां शेडो चाहिए,
तो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी शेडो हमें चाहिए, चाहे आपका हैंड ही क्यों ना हो, ठीक है, ये हैंड थोड़ा रफ बनाया है मैंने, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें शेडो चाहिए वो स्क्रीन और सोर्स के बीच में होना चाहिए ताकि उस लाइट के पाथ को रोक सके। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेडो मीन्स शेडो के साइज को या शेडो की जो इंटेंसिटी है, डार्क होगी या लाइट होगी, तो उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन वो कौन कौन से होते हैं। उनमें से फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस एंड प्रोक्सिमिटी। डिस्टेंस मतलब दूर होना, कितना दूर है, कितना पास है, ये सब चीजें, ये सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस मीन्स जो स्क्रीन, तो इनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है उसके ऊपर शेडो की क्या डिपेंड करती है, शेडो का साइज, शेडो की शेप एंड शार्पनेस ऑफ द रिजल्टिंग शेडो। ऑब्जेक्ट जितना क्लोजर होगा लाइट सोर्स के, उतनी ही लार्ज उसकी क्या होगी, शेडो होगी, और उतनी ही ज्यादा वो शेडो डिफाइंड होगी। क्लोजर द ऑब्जेक्ट, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ऐसे की ऐसे उठाकर आपके एग्जाम में आ जाएगी। क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द लाइट सोर्स, लार्जर एंड मोर डिफाइंड, ज्यादा अच्छे से डिफाइंड होगी शेडो। कन्वर्सली अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो शेडो कैसी हो जाएगी, स्मॉल एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन्स ब्लर, ओके, क्लियर नहीं होगी शेडो की शेप। नेक्स्ट है लाइट इंटेंसिटी। सोर्स के जो लाइट है वो इंटेंस कितनी है, मीन्स कितना ब्राइट है, या उसकी लाइट कैसी है, ब्राइट है या डिम है, जैसी भी है। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स influences the darkness and contrast of the shadow। अगर स्ट्रोंग लाइट होगी, इंटेंस लाइट होगी, तो शेडो कैसी होगी, डार्कर। और अगर वीकर लाइट होगी तो हमारी शेडो कैसी रहेगी, फेंट या फिर लाइटर। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर देन प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, नाउ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आना बहुत नॉर्मल सी बात है, और बहुत इजी इजी और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ऐसा लाइट टॉपिक के ऊपर। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ शेडो। शेडो क्या होती है, जैसे शेडो के पार्ट कितने होते हैं। शेडो हैज टू पार्ट्स, वन इज अम्ब्रा, वन इज पेनम्ब्रा। तो अगर आपने मान लो कभी भी एक शेडो देखी है लाइक दिस, तो आपने देखा होगा कि शेडो के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो इनर पार्ट है ना, जो इनर पार्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ से हम कलर और ले लेते हैं। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। जो इनर पार्ट है दैट वुड बी डार्क, ओके, कंप्लीटली ब्लैक। और आप देखेंगे कि उसके आसपास, उसके एरिया में एक लाइट सी शेडो है, ओके, बिल्कुल लाइट, जो कि इसके कंपैरिजन में ये आपको ब्लैक और डार्क अलग से दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होगा, लाइट पोर्शन। ये जो डार्क पोर्शन है दैट इज अम्बरा, एंड ये जो लाइटर पोर्शन है, पार्शियल डार्कनेस है जहाँ पे, दैट इज पेनम्बरा। तो इनर एंड डार्कर पार्ट ऑफ द शेडो सराउंडेड बाय पेनम्बरा। सराउंडेड बाय पेनम्बरा का क्या मीनिंग है, अंदर वाली साइड जो डार्कर होता है दैट इज अम्बरा, और इसके बाहर इसकी सराउंडिंग में एक शेड होती है दैट इज पार्शियली डार्क, तो उसको हम बोलते हैं पेनम्बरा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ शेडो इन नेचर। शेडो का एग्जाम्पल कैसा रहेगा, अगर नेचर नेचर की बात करें नेचुरली, तो इक्लिप्स, मतलब ये जो ग्रहण लगते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ये दोनों ही एक शेडो का एग्जाम्पल है। जब अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है या मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है, इन बोथ द केसेस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ शेडो। ये परछाई का नेचर में जो शेडो बनती है उसका एक एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शेडो की क्या प्रॉपर्टीज है। शेडो इज ऑलवेज ब्लैक, मीन्स डार्क होती है शेडो, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता, मीन्स एक सिंपल सिंगल कलर है इसके लिए, दैट इज ब्लैक, ओके। और इसके बाद आता है हमारे पास
शेप ऑफ द शेडो, शेप ऑफ शेडो कैसी रहती है? सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट, सिमिलर होती है। लाइक अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसकी जो शेडो होगी वो कैसी रहेगी? सर्कुलर ही रहेगी। अगर कोई रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है जैसे, तो उसकी शेडो कैसी रहेगी? स्क्वायर रहेगी। और अगर आपने अपने हैंड की शेडो देखी हो कभी, लाइक दिस, अगर मैं हैंड ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अगर आपके हैंड की शेडो की मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके हैंड की शेडो कैसी रहेगी? ठीक है, तो आपके हैंड के जैसी ही रहेगी। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं, शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सोर्स ऑफ लाइट। मीन्स अगर यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट है, क्लियर, तो जो शेडो है इसकी वो कहाँ बनेगी? इस तरफ। मीन्स जहां भी सोर्स है उसके बिल्कुल अपोजिट। अगर आपका सोर्स यहाँ पे है, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो शेडो है वो कहाँ बनेगी? इसके अपोजिट। क्लियर? अगर सोर्स यहाँ है तो यहाँ बन जाएगी, यहाँ है तो यहाँ बन जाएगी। क्लियर? तो शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सोर्स सरफेस। एक सेकेंड, हाँ, अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड क्या है? टू ऑन द सरफेस अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, ऑन द सरफेस आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिरर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मिरर बनते कैसे हैं वो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। मिरर जनरली हम क्या करते हैं, एक प्लेन ग्लास ले लेते हैं, क्लियर, उसके एक तरफ सिल्वर, क्लियर, लिक्विड सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का लिक्विड क्या कर देते थे, एक पेंट कर देते हैं, और उसके ऊपर फिर एक लेयर चढ़ती है कॉपर की, ताकि वो जो सिल्वर है वो उससे उतरे नहीं और मिरर हमारा खराब ना हो। आजकल हम एल्यूमिनियम का लिक्विड यूज कर लेते हैं क्योंकि सिल्वर तो बहुत महंगी हो गई है, तो इससे क्या बन जाता था, एक मिरर बन जाता था। ठीक। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे। ठीक। तो हम क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद, क्या है, रिफ्लेक्शन। मिरर आगे आएगा, रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है? मिरर से ही तो होती है जनरली। ठीक। तो पढ़ते हैं आगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। देखिए, मान लेते हैं लाइट आ रही है, क्लियर, ये किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है। ठीक। तो जब भी ये किसी सरफेस के ऊपर, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं मिरर का, तो मिरर के ऊपर जब ये गिरती है तो बाउंस करती है, ये मीन्स वापिस चली जाती है। क्लियर? टकराने के बाद ये क्या करती है, वापिस चली जाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जैसे आप बॉल फेंकते हैं किसी दीवार के ऊपर, तो वो बॉल टकराकर वापिस आ जाती है आपके पास। ठीक। तो जो लाइट का टकराना और वापिस आना होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसके बाद आती है इंसिडेंट रे। सोर्स से जाने वाली जो रे है, जो लाइट की किरणें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, कमिंग टुवर्ड्स द मिरर या कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे। क्लियर? अब इसके बाद होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब उससे टकराने के बाद, उस सरफेस से टकराने के बाद, द रे ऑफ लाइट विच टर्न्स या विच रिफ्लेक्ट्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस या मिरर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देखिए, ये एक सरफेस है कोई भी, आप इसको एक मिरर भी ले सकते हैं, कि हमने कोई एक मिरर ले लिया है, ठीक है, क्लियर। तो इसके ऊपर एक रे आ रही है लाइट की, ठीक है, ये जो रे आ रही है फ्रॉम द सोर्स, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्लियर? और मिरर पे एक पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस। ओके, आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट, मतलब टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो यहाँ से रे जा रही है, ओके, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। और यहाँ पे सेंटर में एक रे लाइन ड्रॉ किया मैंने। अब ये लाइन क्या है, जो पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके ऊपर हम एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर? जिस पॉइंट पे हमारी रे उस सरफेस के ऊपर या उस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पे जो हम परपेंडिकुलर रे ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके साथ ही देखिए, ये नॉर्मल है या इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, and this angle is called angle of incidence. ओके, नेक्स्ट, अब यही रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, आर से डिनोट करते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक्चुअली। नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मैंने डेफिनेशंस, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने पहले लिख दी थी कुछ, जैसे कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। इसके बाद है नॉर्मल, a line drawn at right angle to the surface at the point of incidence. After that है angle of incidence, angle between incident ray and normal, मीन्स जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बढ़िए आगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, अगेन रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है ये लॉ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेंगी, हमेशा एक सिंगल प्लेन में होंगी। तो मैंने क्या राइट किया हुआ है यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. After that, it is angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Means angle of incidence जो ये हमने अभी अभी ड्रॉ किया था, वेट लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल। लाइक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा हमेशा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड इफ वी चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं, जैसे कि हमारी इंसिडेंट रे यहां से आए, ठीक है, यहां से, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, और ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया, लाइक 45 से अगर हमने 60 कर दिया यहाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60, मीन्स इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। देखिए, एक रे ऑफ लाइट है, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली वो फॉल कर रही है, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो ये लाइट आएगी, ये क्या करेगी, इज रिफ्लेक्टेड बैक। अब इसका रिफ्लेक्शन तो होना ही है, तो ये क्या होगी,
सेम पाथ के अलोंग, बिल्कुल सेम इसी पाथ के अलोंग वापिस चली जाएगी। ठीक है, अलोंग द सेम पाथ। तो अगर आपसे कंडीशन पूछी जाए कि लाइट को अगर सेम पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाना हो, तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि उस लाइट की रे को नॉर्मली उस मिरर पे या उस सरफेस के ऊपर हमें फोल्ड करवाना होगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसी तरह से ये वापस चली जाएगी, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन के भी टू टाइप्स होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो जनरली होता है स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ एक सरफेस है। ठीक है, यहाँ एक बीम ऑफ लाइट आया। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जब हम रे की बात करते हैं, जब हम रे की बात करते हैं इंसिडेंट रे, तो हम सिंगल रे लेते हैं। ठीक, और अगर हम बात करते हैं बीम ऑफ लाइट की, ठीक है, तो हम लेते हैं ग्रुप ऑफ रेज। ऐसा ग्रुप ऑफ रेज जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट बीम। जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेगुलर बीम आ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो बीम आ रहा है, ये कैसा बीम है, लाइट का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा है, देखिए, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मींस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है और वो पैरेलल ही वापिस चला जाता है। यहाँ लाइंस में परफेक्टली स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए रेगुलर रिफ्रैक्शन। मींस स्ट्रेट आ रही है लाइट और सिंगल डायरेक्शन में आ रही है और सिंगल डायरेक्शन में ही वापिस जा रही है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जनरली होता है स्मूथ सरफेस पे। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो मान लेते हैं, देखिए एक सरफेस है, जो जनरली हमारे जो सरफेसेस हैं वो कैसे होते हैं, रफ ही होते हैं। जैसे कि दीवारें होती हैं और ये सब चीजें, तो इन पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर। देखिए, लाइट की रेज आ रही है, यहाँ पे फॉल कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे जिन पॉइंट्स पे वो फॉल कर रही हैं वो सब सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं, कोई रे कहीं, कोई रे कहीं, कोई कहीं और, कोई कहीं और। तो लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाएगी। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, या फिर हम इसको एक और नाम दे देते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पर, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में बीम सिंगल डायरेक्शन में आता है और सिंगल में ही जाता है, जाता स्ट्रेट पाथ में ही है। ओके, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी यही होता है कि जो बीम आता है जाता तो स्ट्रेट पाथ में है, बट उसकी जो रेज है उन सब की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। जो हमारा बीम है वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप सबने देखा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट मिरर होता है ये। इसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, एक सिंगल प्लेन होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इमेज कैसी होती है, सबसे बड़ी बात वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट है बिहाइंड द मिरर। देखिए, अगर आपका मिरर यहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, कुछ भी, लाइक कैंडल, तो इसकी जो इमेज होगी मिरर के बिहाइंड होगी। ठीक है, आफ्टर दैट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखिए यहाँ पे मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारी कैंडल। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो आपकी जो कैंडल आपको मिरर के अंदर दिखाई देगी ना, वो भी यहाँ से 1 मीटर आपको पीछे महसूस होगी। ठीक है,
आफ्टर दैट सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो साइज आपका बाहर ऑब्जेक्ट का होगा वही सेम टू सेम साइज आपको मिरर के अंदर जो आपकी इमेज है उसका मिलेगा। क्लियर? ये जो इमेज है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप मिरर में खुद को देखते हो तो जो आपका साइज है वही आपकी इमेज का साइज होता है। जितने आपकी हाइट है उतनी ही हाइट आपको मिरर के अंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट थिंग इज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा होना। इरेक्ट मीन्स सीधा होना। जो आपकी इमेज है वो कैसी रहेगी? सीधी रहेगी। जैसे आप खड़े हैं आप खुद को वैसे ही दिखाई देंगे जैसे एक कैंडल, तो ये सीधी ही इमेज उसकी बनेगी। नेक्स्ट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स आपको आपका राइट जो है इमेज का लेफ्ट दिखाई देगा और आपका खुद का लेफ्ट इमेज का राइट दिखाई देगा। राइट और लेफ्ट का जो इन्वर्जन होता है उसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड होना। ये देखिए यहाँ पे इस पर्सन का जो राइट है वो इस इमेज का लेफ्ट हैंड है और इस पर्सन का जो लेफ्ट हैंड है वो इसका राइट हैंड है। सेम वे इसकी आईज का। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज होती है द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सके वो होती है हमारी रियल इमेज, और जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना की जा सके वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल है रियल इमेज का, इमेज फॉर्म्ड इन द सिनेमा, ओके, और ऑल्सो फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। ये दोनों इमेजेस के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि रियल इमेज के एग्जाम्पल हैं इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा एंड इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। ये दोनों इमेजेस कैसी हैं? रियल इमेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्चुअल इमेज जो है वो क्या है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकती, तो जो हमारी इमेज है प्लेन मिरर में, ठीक है, तो वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। और कौन कौन बनाता है ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। ऑल्सो जो हमारी रिफ्लेक्शन होती है अक्सर पानी में, कई बार आप देख खड़े होते हैं, जो स्टिल वाटर होता है उसके अंदर हम देख पाते हैं खुद को, ट्री को, बिल्डिंग्स को, या और कोई भी चीज हो हमारे आसपास तो हम उसको देख पा सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी इमेजेस हैं ये कैसी हैं? वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ टॉपिक जो है लाइट चैप्टर के अभी रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, देखते रहिए, बने भी रहिए मेरे साथ। अगर आप करेंगे इन वीडियोस को लगातार, आप पहले इतना रिवाइज कीजिए, ठीक है, तो इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल ही लेकर आने वाली हूँ। और अगर आप साथ साथ करते रहेंगे ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, और आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। और इसके साथ लाइट टॉपिक कंप्लीट होते ही हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज और कुछ पीवाईक्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।